सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इसी क्रम में 12वीं क्लास के इतिहास का 5वां जो चैप्टर है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यात्रियों के नजरिए 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य के जो भी यात्री हैं, वो जो भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न समय के अंदर जो यात्राएं की हैं, उनके अंदर इस पाठ के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। वैसे तो प्राचीन काल से ही भारत के अंदर विभिन्न जो यात्री हैं वो आए हैं, साथ में विभिन्न प्रकार के जो धर्म विशेष से लेकर के धार्मिक यात्रा वगैरह या यहाँ की चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाले विभिन्न महिला और पुरुष अनेक प्रकार के यात्री आए हैं। लेकिन उनमें से अधिकांशतः क्या है, पुरुष जो यात्री हैं उन्होंने अपने वृत्तांत हैं वो भारत के पक्ष में, भारत की जो भी चीज़ें, यहाँ की व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का खान पान, रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम, जलवायु, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने अपने वृत्तांत दिए हैं। सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज आदि सब चीज़ों के बारे में, तो उनमें से कुछ का वर्णन है इस पाठ के अंदर, हम उनको ध्यान देंगे। उनका लगभग 10वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य का है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य, व्यापार, तीर्थ यात्रा, साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्राएं, नए स्थानों पर आने वाले यात्री भूदृश्य से, यहाँ की प्रथाएं, यहाँ की भाषाओं, यहाँ की आस्थाओं आदि सब चीजों को समझते थे। कुछ भिन्नताओं को अपने वृत्तांत में ध्यानपूर्वक दर्ज करते थे कि वो हमारे यहाँ पर जब भी जो यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे यहाँ की जो भी चीजें देखी, उन्होंने यहाँ का भूदृश्य कि यहाँ की कैसी, हमारा जो भौतिक प्रदेश कैसे हैं, उनको प्रथाएं, यहाँ पर किन किन सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक आस्था वो क्या क्या कैसे कैसे निभाई जाती है, उनके बारे में, यहाँ की विभिन्न प्रकार की जो भाषा तथा बोली वगैरह है उनके बारे में उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। साथ में यहाँ की जो आस्था है उनको जानने का, पहले से भी आदि चीजें जानते थे और उनको और गहराई से जानने के लिए विभिन्न प्रकार के जो यात्री हैं, वो चाहे अफ्रीका से हो, चाहे यूरोप से हो, चाहे चीनी यात्री हो, चाहे विदेशों से, अन्य जगह से, अरबी वगैरह जितने भी आए हैं, वो समय समय के ऊपर इनको जानने का प्रयत्न किया है। 3 प्रमुख यात्री जिनके बारे में अपन आज पढ़ने का इस अध्याय में प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम 3 यात्रियों के वृत्तांत के माध्यम से उपमहाद्वीप में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अंदर एक है अल बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर। अल बरूनी है ये 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान से किताबुल हिंद का लेखक, किताबुल हिंद लिखा। ये क्या है, अल बरूनी है ये गजनी का जो शासक था, गजनी का शासक महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। तो ये महमूद गजनवी ने जब भारत पर, महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लगभग 1000 से लेकर के 1025 के मध्य कई बार आक्रमण किए थे। उसी दौरान ये 11वीं शताब्दी के अंदर उज्बेकिस्तान से ख्वारिज्म ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। महमूद गजनवी के साथ 3 अन्य और भी जो यात्री हैं वो भी भारत आए थे, जिसमें एक तो ये है अल बरूनी, दूसरा है उतबी, तीसरा फारूकी, चौथा है फिरदौसी। तो ये 4 आए थे एक साथ, लेकिन हम अल बरूनी का वृत्तांत पढ़ेंगे। दूसरा है इब्न बतूता, ये 14वीं शताब्दी में मोरक्को, तेंजियर, मोरक्को के तेंजियर से, तेंजियर का रहने वाला था मोरक्को में से। किताब रेहला नामक इसने ग्रंथ लिखा है, और इसने ग्रंथ क्या लिखा है, किताबुल हिंद। तो ये इनका मुख्य ग्रंथ है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में 1332-33 के आसपास ये भारत पहुंचते हैं।
1333 में। और ये तीसरे कौन है? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर क्या है? अब अल-बरूनी है, ये तो जब आए थे उस समय में दिल्ली के अंदर किसका? तोमरू का राजवंश चल रहा था। तोमर राजा हैं, वो राज करते थे दिल्ली के अंदर। तोमर वंश का राज था, मतलब एक स्थानीय राजाओं का। और जब इब्न बतूता आए तब सल्तनत काल चल रहा था दिल्ली में, सल्तनत काल चल रहा था। और जब ये फ्रांसवा बर्नियर आए तब भारत के अंदर क्या था? मुगल काल था। तो कहने का मतलब 3 महत्वपूर्ण काल की जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको इस अध्याय के अंदर स्थान दिया गया है। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी के अंदर 1656 से लेकर के 1668 के बीच ये भारत में रहे। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय में आए थे। शाहजहां का तो बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था शासन का, और औरंगजेब नया मतलब राजा बनने वाला था। औरंगजेब दोनों के शासनकाल में भारत में आए थे। दुर्भाग्यवश महिला यात्रियों के वृत्तांत लगभग न के बराबर है। महिलाओं ने भी बहुत यात्राएं की है भारत में, लेकिन उनके कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे को न के बराबर में मिलती है। हालांकि यात्राएं वो करती थी, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण लेखक दैनिक प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। अल-बरूनी ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल-बरूनी है ये गजनी के शासक, उनके साथ में इनका जन्म 973 ईस्वी में। ख्वारिज्म जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है। सन 1017 में महमूद के आक्रमण, जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया उस समय इन्होंने इनको अपने साथ ले लिया और इनकी प्रतिभा को देखा। फिर इन्होंने अपने दरबार के अंदर दरबारी लेखक के तौर पर अपने साथ में रख लिया इनको, और इनको बंधक बना करके गजनी लेकर के आ गए। और यहां से वे भारत के प्रति उनके अंदर रुचि विकसित हुई, और जब गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं तब ये उनके साथ में यहाँ पे भारत में आ जाते हैं। और फिर भारत के बारे में, भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, भारत की जो विभिन्न प्रकार की जाति व्यवस्था है उन सब के बारे में, मूल रूप से भारत के अल-बरूनी है, इनका वृत्तांत है वो भारत की जाति व्यवस्था पर है। वैसे तो पूरी सामाजिक व्यवस्था लिखते हैं, लेकिन इनका जो मूल वृत्तांत है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो भारतीय जाति व्यवस्था पर है। भाषाई दक्षता अल-बरूनी है वो सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि के ज्ञाता थे। पंतजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी में, पंतजलि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका अरबी भाषा के अंदर, यूक्लिड के कार्यों को संस्कृत में अनुवाद किया। ब्राह्मण पुरोहितों के साथ कई वर्ष बिताए। भाषा, संस्कृत भाषा के ज्ञान था इनको, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। ये भारतीय जो पुरोहित हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता थे, उनके साथ लंबे समय तक रह करके, क्योंकि उस समय में जब ये भारत में आए थे तो भारत के अधिकांश ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे। तो जब भाषा की इनकी एक अवरोध बनी तो ये उनको सीखने का प्रयत्न किया। ब्राह्मण पुरोहितों के साथ में, या जो वहाँ के जो संस्कृत साहित्यकार हैं उनके साथ लंबा समय बिताया, और भारत की जो परंपराएं हैं आदि को जानने का इन्होंने प्रयत्न किया। किताबुल हिंद नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। किताबुल हिंद है इनके ग्रंथ का नाम। मूल रूप से जो किताबुल हिंद है वो भारतीय, कहने का मतलब भारतीय इतिहास का एक आईना कहा जाता है किताबुल हिंद को। अरबी में लिखी गई, महत्वपूर्ण है, 80 अध्यायों में विभाजित है ये। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला और कानून जैसी विषय है वो इसके अंदर शामिल है। ये भारतीय परंपराओं में भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय दर्शन, भारतीय त्योहार कौन कौन से कैसे कैसे, यहाँ का खगोल विज्ञान कितना विकसित है, रीति रिवाज कैसे हैं, सामाजिक जीवन किस आधार पर है, ये सब चीजें इन्होंने बताने का प्रयत्न किया। इनकी शैली, जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा किताबुल हिंद, ये एक प्रश्नोत्तर शैली थी। अध्याय में प्रश्न, संस्कृतवादी परंपरा पर वर्णन
और अन्य संस्कृतियों से तुलना। मतलब प्रत्येक अध्याय है, ये जो प्रत्येक अध्याय लिखते थे, 80 अध्याय लिखे, वो प्रत्येक अध्याय है वो किससे शुरू करते थे? ये प्रत्येक अध्याय प्रश्न से शुरू करते थे। तो ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना, क्योंकि ये मूल रूप से अल-बरूनी है, जो मूल रूप से ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान, इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये हिंदुओं की जो धार्मिक विषय है उनके ऊपर चर्चा, हिंदुओं की परंपराओं को, हिंदुओं के सामाजिक रीति रिवाज आदि को जानने के लिए उनके अंदर एक उत्सुकता थी। इच्छुक लोगों से ये सूचना एक संग्रह करते थे, जो लोग अपनी इच्छा से ये पूछते थे लोगों से, और जो धार्मिक परंपराओं के बारे में इनको बताता था उसी हिसाब से। भारतीयों को अभिमानी भी कहा था इन्होंने कि भारतीय लोग हैं, मैं ज्यादातर बात करना चाहता हूं तो वो बात ही नहीं करते, अभिमानी है, घमंडी है थोड़े से। इनका जो दृष्टिकोण था वो संस्कृत ग्रंथों के ऊपर आधारित था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण था। कि वो दृष्टिकोण, आलोचनात्मकता का मतलब है कि आप उनकी जो सकारात्मक और नकारात्मक, कहने का मतलब नकारात्मक जो चीजें हैं उनके ऊपर आप गहराई देते हो, उसको अपन आलोचनात्मक परीक्षण कहते हैं। जिसमें संस्कृत ग्रंथों में वेद, पुराण, भगवत गीता और मनुस्मृति का भी उद्धरण इसके ग्रंथों के अंदर मिलता है। इब्न बतूता एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। ये इब्न बतूता मोरक्को के तेंजियर में इनका जन्म हुआ। पुस्तकों की बजाय यात्राओं से अर्जित अनुभव को, ज्ञान को ज्यादा स्रोत माना इन्होंने कि भाई जो भी चीजें हैं, पण किसी चीजों के लिखित साक्ष्यों को पढ़ने के बजाय अगर हम जगह जगह जा करके उनका एक भौतिक अनुभव लेंगे, वहां पर पहुंच करके, उसको ज्यादा इन्होंने प्राथमिकता दी। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान हुए। इससे पहले वे मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, पूर्वी अफ्रीका आदि की यात्राएं भी कर चुके थे। और फिर 32-33 में भारत के लिए प्रस्थान हुए। और 33 के अंदर ये क्या है, सिंध प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उस जगह पे 1333 के अंदर पहुंचते हैं, मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से। तो कहने का मतलब यात्राएं बिल्कुल पैदल स्थल मार्ग से करते थे उस समय में। दिल्ली के अंदर काजी का पद, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी के पद पर नियुक्त किया। काजी के पद पर, काजी के पद का मतलब है कि न्याय का पद, एक प्रकार का। तात्कालिक समय में न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। बीच में एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने, कोई गलतफहमी हो गई थी इनके प्रति, गलतफहमी होने के कारण इनको कारागार में भी डाल दिया था। कारागार में, गलतफहमी का मतलब है कि जो भी कोई राजवंश, जहां राज दरबार होता है, वहां पर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र चलते रहते हैं पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए। तो अनेक प्रकार के जो प्रतिभावान, या जो मतलब कहने का मतलब जो एक बड़े पद के ऊपर रहते हैं, अनेक प्रकार के धर्म के लोग या अनेक प्रकार के किसी वर्ग विशेष के लोग, वो अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो उन्होंने भी क्या है, इब्न बतूता के बारे में क्या बताया उन्होंने कि मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा भड़का दिया, परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया, उसके अंदर गलतफहमी पैदा हुई, उन्होंने कारागार में डाल दिया। लेकिन जब उन्होंने वास्तविकता देखी कि नहीं, ये गलती से मतलब इन्होंने कोई मतलब गलत भड़काया किसी ने, तो उसके बाद उनको रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद चीन के लिए वो यात्रा करने निकल गए, क्योंकि वो यात्री थे एक प्रकार से, मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, भारत आदि। तो फिर वो चीन के लिए पैदल सुल्तान के दूत के रूप में गए, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में गए। मालाबार, मालदीव होते हुए, इन तटों से होते हुए चीन के अंदर जाते हैं। घर वापसी करने का इरादा करते हैं। फिर 1354 में यात्रा आरंभ से लगभग 30 वर्ष के बाद वो अपना वापिस घर पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा वृत्तांत है वो लिखते हैं अपना। इनका जो ग्रंथ है वो रिहला, या फिर उसको कहा जाता है किताब ए रिहला। यात्रा के खतरे और अनुभव इस किताब के अंदर वो लिखते हैं
यात्रा की कठिनाइयां बताते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये विभिन्न देशों के अंदर मुख्य रूप से यात्राएं करते थे, और जब ये यात्राएं करते थे तो उन यात्राओं के अंदर ये क्या करते थे, पैदल यात्राएं करते थे। तो यात्राएं करेंगे तो जाहिर सी बात है उस समय अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, अनेक प्रकार के रास्ते में लुटेरे डाकू वगैरह हैं, वो इनको लूटने का प्रयत्न, विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारियों से अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां इन्होंने झेल ली। 14वीं शताब्दी में यात्रा करना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा बताया इन्होंने। मुल्तान से दिल्ली तक की जो यात्रा है उसमें 40 दिन बताए, और सिंध से दिल्ली तक की यात्रा है उसमें इसने 50 दिन बताए। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं से आक्रमण भी झेले हैं, मरते मरते भी कई बार बचे हैं, डाकुओं ने इनको लूटने के लिए आक्रमण करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार के मुल्तान से दिल्ली यात्रा में उनके कारवे पर हमला हुआ और कई साथी उनके मारे गए, ये बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो इस तरह की चीजें इन्होंने देखने का, बताने का प्रयत्न किया है। इब्न बतूताओं की जिज्ञासाओं का उपभोग। इब्न बतूताओं ने यहां भारत में नारियल और पान जैसी छोटी सी अपरिचित जो चीजें हैं उन वस्तुओं के बारे में भी अत्यंत रोचक वर्णन किया, कि भारतीय लोग हैं वो नारियल है, भारत के अंदर एक नारियल का पेड़ होता है और उसमें एक नारियल जैसा कुछ फल होता है, और वो फल है वो मानव के सिर से मेल खाता है। और उस फल के अंदर उन्होंने क्या बताया कि 2 आंखें बताई, एक मुख बताया उसके अंदर, और अंदर का भाग है वो मस्तिष्क की तरह, जो अंदर उसके अंदर जो नारियल के अंदर जो अंदर का भाग है गिट वगैरह वो मस्तिष्क के समान बताई। तो ये वर्णन किया। साथ में पान के बारे में वर्णन किया। पान जो भारतीयों का खाद्य पदार्थ है, एक प्रकार से भारतीय जो पान वगैरह खाते हैं उसके बारे में, कि एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर लता की तरह उगाया जाता है, मतलब एक बेल की तरह उगाया जाता है, और उसके पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें सुपारी और पत्तियों के साथ में चबाने की विधि का भी विवरण किया इन्होंने। तो कहने का मतलब है इब्न बतूता है उन्होंने नारियल और पान के बारे में भी अपने विचार रखे। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए अनेक प्रकार के जो यात्री हैं उन्होंने फारसी भाषा के अंदर कई वृत्तांत लिखे, जिसमें अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो तो 1440 के दशक में, महमूद बल्खी जो 1620 के दशक में, और शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में, इन्होंने इनके देखा देखी यहाँ पे आए और इन्होंने अपने वृत्तांत है वो यहाँ पर भारतीय जो रीति रिवाज और समाज के बारे में लिखने का प्रयत्न किया। फ्रांसवा बर्नियर जो तीसरा यात्री है, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ये मुगल काल में भारतीय आया था, एक विशिष्ट चिकित्सक था। कब आया था ये? मुगल काल में। 2 शासक मैंने बताए, शाहजहां और दूसरा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। तो शाहजहां ये कब आता है? फ्रांसवा बर्नियर आता है 1656 में, 1656 में आता है, और 1668 तक ये भारत में रहता है। तो शाहजहां है वो 1658 तक शासन करता है। 1658 तक किसका शासन रहता है? शाहजहां का। और उसके बाद में जो शाहजहां का बेटा है दारा शिको, शाहजहां का बेटा कौन है? दारा शिको, उसके चिकित्सक के रूप में काम करता है। फ्रांस का रहने वाला था। बर्नियर एक चिकित्सक था, मूल रूप से चिकित्सा के बारे में अधिक नॉलेज रखने वाला आदमी था, राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था। 1656 से 68 तक 12 वर्ष तक ये भारत में रहा। मुगल दरबार के समय में आया था, मैंने बताया ये मुगल काल में आया था, शाहजहां और औरंगजेब के समय। तो दारा शिको के चिकित्सक के रूप में काम किया था इसने। दारा शिको कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित था, तो उसके मूल रूप से इसने उसका इलाज करना शुरू किया था। उसके इलाज के लिए काफी दिन तक रुका था। फिर अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी के रूप में प्रमुख कृति है जो फ्रांस के शासक लुई 14वां है उसको समर्पित थी।
इसने फ्रांस के जो शासक है लुई 14वां, उसके बारे में इन्होंने मतलब एक कृति भी लिखी है। प्रकाशन और प्रसार 1670-71 में फ्रांस में प्रकाशित की गई, 5 वर्षों तक अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी आदि भाषाओं में अनुवादित हुई। 1670 से 1725 के बीच फ्रांसीसी 8 बार ये पुनर्मुद्रित हुई। कौन सी पुस्तक? द मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर्स की यात्रा, जो मुगल साम्राज्य के समय में जो यात्रा है वो इसकी पुस्तक है। तो ये इन्होंने फ्रांस के राजा लुई 14वें हैं उनको समर्पित की। 5 वर्षों में अंग्रेजी भाषा में, डच भाषा में, जर्मन भाषा में, इतालवी भाषा में अनुवादित हुई। 1670 से 1725 के बीच में 8 बार पुनः मुद्रित हुई है। कहने का मतलब बार बार इसको और नए संस्करण के रूप में जारी हुई। अल-बरूनी जो प्रथम यात्री जिनके बारे में बात की, उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं और जाति व्यवस्था पर उसका मूल अध्ययन किया। अल-बरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए 3 प्रमुख अवरोधों की पहचान की कि जब वो भारतीय समाज में आए, भारतीय समाज को जानने का प्रयत्न किया, उसके सामने 3 बड़े अवरोध थे। पहला अवरोध उनके सामने क्या था? भाषा का पहला अवरोध था कि यहाँ पर जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, वो प्राकृत और पाली है। तो ये जो भाषा है उसकी वजह से वो यहाँ के भारतीय सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के रीति रिवाज आदि चीजों को जान पाने में बड़ा कठिनाई महसूस की कि संस्कृत है वो अरबी व फारसी से इतनी भिन्न थी कि उनके विचार अनुवाद आसान नहीं था। क्योंकि अरबी और फारसी तो वो जानते थे अच्छे से, लेकिन जो संस्कृत भाषा है वो उससे काफी भिन्नता रखती थी, काफी अलग थी। ये इसके पहला अवरोध था। दूसरा अवरोध इन्होंने धार्मिक भिन्नता बताया कि यहाँ की जो धार्मिक अवस्था और प्रथा है, इनमें भी जो वहां की, जहां से ये आते हैं अरब क्षेत्र से, ख्वारिजम, तुर्क, उज्बेकिस्तान, उस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं, लोगों की प्रथाएं हैं, जो लोगों के द्वारा की जाने वाली आस्थाएं हैं, उन सब से यहाँ की जो धार्मिक परंपराएं और प्रथाएं हैं उनमें काफी भिन्नताएं हैं, क्योंकि दोनों धर्म ही अलग हैं। इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों, तो दोनों की प्रथाएं अलग हैं। तीसरा अवरोध इन्होंने बताया अभिमान। इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना समझ में बाधिक थी। वो बोलते थे कि भारतीय लोग हैं वो अभिमानी है। मैं उनसे जिन भी चीजों के बारे में पूछना चाहता हूं तो वो घमंड सा एक मतलब अपने अंदर एक वो बताने को इच्छुक नहीं होते, सारी जानकारियां देने से हिचकिचाते हैं। वो एक प्रकार का अपने आप को एक श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करते हैं, थोड़े से अभिमानी बताने का। जाति व्यवस्था को समझने के लिए अल-बरूनी ने प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों से तुलना की। यहाँ की जो जाति व्यवस्था है उसको समझने के लिए अल-बरूनी ने फारस में जब वहां पर जो जाति व्यवस्था थी उसके साथ यहाँ पर उसका समायोजन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपवित्रता की अवधारणा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया। अपवित्रता की धारणा को मतलब उन्होंने बताया कि जो भारत की जो जाति व्यवस्था है वो मतलब प्रकृति के नियम के खिलाफ है। यहाँ पर जैसे उच्च जाति और निम्न जाति के बीच काफी भेदभाव का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में ये भी चीज मानी कि जितना ज्यादा ग्रंथों में लिखा हुआ है उतना सामान्य देहात में प्रचलन में नहीं था। मतलब जितनी ज्यादा विभेदता बताई जाती है या दिखाई जाती है उतनी ज्यादा विभेदता तात्कालिक समाज में व्याप्त नहीं थी। ये भी उन्होंने बताने का प्रयत्न किया, ये कहते हुए कि सूर्य की हवा और समुद्र में नमक का पानी शुद्ध करता है, उसी प्रकार जातीय पवित्रता है उसकी अवधारणा को मतलब उन्होंने बताया। और साथ में इसने हमारी जो जाति व्यवस्था है, जो फारस की 4 सामाजिक वर्ग हैं, उन 4 वर्गों के बारे में बताया कि भारत में जो 4 वर्ग हैं वो यहाँ की जो जाति व्यवस्था है उसके आधार पर 4 वर्ग हैं। पहला इन्होंने बताया घुड़सवार या फिर शासक वर्ग। दूसरा बताया इन्होंने भिक्षु या फिर पुरोहित वर्ग।
तीसरा वर्ग बताया इन्होंने कि तीसरा वर्ग इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि यहां पर जो मूल रूप से खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक या चिकित्सक, ऐसे कुछ चिकित्सक, खगोल शास्त्री या फिर वैज्ञानिक, और चौथा वर्ग इन्होंने बताया श्रमिक वर्ग। तो इस प्रकार इन्होंने तात्कालिक जो फारस की जो 4 वर्गों में बटे हुए थे, उसी प्रकार इन्होंने ये 4 वर्ग बताए यहाँ पर, कि एक प्रकार से 4 प्रकार की यहाँ पर जातीय आधार है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली का वर्णन किया उन्होंने। दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर, प्राचीर मतलब रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ बताया, जिसकी चौड़ाई है वो 11 हाथ, 28 दरवाजे, विशाल बाजार, भव्य कब्रगाह आदि का विवरण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। और दिल्ली को उन्होंने किसके साथ में बताया? दिल्ली को उन्होंने दक्षिण में स्थित दौलताबाद के समान बताया। दौलताबाद के समान बताया कि दौलताबाद है वो दिल्ली और दोनों मतलब इतने बड़े हैं। दौलताबाद मतलब जो कि देवगिरी, जिसको देवगिरी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में उसको दौलताबाद, लेकिन प्राचीन नाम देवगिरी है। तो उसके समान उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। बाजार और व्यापार, यहां के जो बाजार हैं वो केवल आर्थिक विनिमय के नहीं, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। कि बाजार है वो बाजार के अंदर क्या होता है कि चीजों की खरीद फरोख्त, वस्तुओं का आयात निर्यात आदि सब चीजें, तो यहां पर वो चीजें नहीं, साथ में सामाजिक हैं वो गतिविधियां भी होती हैं बाजार के अंदर, कि सामाजिक संबंध, अंतर संबंध भी बाजार के अंदर पाए जाते हैं। सूती भारतीय कपड़ों में सूती, मलमल, रेशम, जरी, साटन आदि मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी मांग थी। यहाँ के कपड़ों की है, मलमल, सूती, दरी, जरी आदि सब चीजों की, रेशम, साटन आदि की पूरे के पूरे पूर्व एशिया में, दक्षिण और मध्य तथा मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी मांग थी। तो ये बताया कि यहाँ का जो कपड़ा वगैरह है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता काफी बेहतर बताई इन्होंने। साथ में इन्होंने यहाँ का जो बाजार है उनको अवसरों की भूमि बताया। इन्होंने अवसरों से परिपूर्ण, अवसरों से परिपूर्ण बताए। परिपूर्ण कैसे बताए? कि अवसर यहाँ पर बाजारों के अंदर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो यहाँ के जो शहर हैं उनके अंदर, यहाँ के बाजारों में आपको मतलब काम वगैरह बहुत मिल जाएगा, बहुत से अवसर मिल जाएंगे, ऐसी इन्होंने वर्णन दिया है। इब्न बतूता की डाक प्रणाली और संचार। इब्न बतूता ने तात्कालिक यहाँ की भारतीय व्यवस्थाओं में यहाँ की जो डाक प्रणाली है उसकी कार्य कुशलता को देखकर चकित हो गए। उन्होंने बताया कि सिंध से दिल्ली के जो 50 दिन यात्रा में लगते थे वो गुप्तचरों को खबरें सुल्तान तक 5 दिनों में पहुंचा देते थे। 5 दिनों तक कैसे पहुंचाते थे? उनका मान लो यहां पर दिल्ली है और यहां पर सिंध है, और प्रत्येक मतलब लगभग एक निर्धारित दूरी के ऊपर, मान लो 50 किलोमीटर दूरी पर एक छोटी एक चौकी स्थापित कर रखी है, फिर उससे 50 किलोमीटर दूरी पर फिर चौकी स्थापित कर रखी है, फिर उससे आगे फिर चौकी स्थापित कर रखी है, फिर उसके बाद फिर चौकी और फिर सिंध। तो अगर इनको यहां से दिल्ली से इनको अगर सिंध जाना पड़े तो ये 5 दिन में चले जाते थे। कैसे? मान लो दिल्ली से एक गुप्तचर डाक लेकर के, कोई भी अपनी सूचना लेकर के पहली चौकी के ऊपर जाता है, तेज घुड़सवार, एक अच्छे घुड़सवार के साथ मतलब अच्छे घोड़े के साथ में जाता है और वो यहां पर रुक जाता है, और यहां से निकलने वाला फिर अब ये यहां पर आराम करेगा और यहां से निकलने वाला गुप्तचर यहां पर
चला जाएगा और यहां रुक जाएगा। यहां पर जो बैठा हुआ अगला आदमी है वो निकल करके यहां चला जाएगा और फिर ये है वो अगली जगह चला जाएगा और ये फिर आगे जहां पर जो सिंध है वहां पर जाकर के अपनी जो भी सूचना दे देगा और फिर उसी क्रम में ये वापिस आएगा, इसको रिप्लाई दे देगा, ये वापिस इसको रिप्लाई दे देगा, ठीक है, और फिर ये इसको रिप्लाई दे देगा और ये इसको रिप्लाई दे देगा और ये इसको। तो कहने का मतलब जो सूचना जो आदमी एक साधारण यात्रा 50 दिन में करता था, वो यात्रा इनकी जो गुप्तचर प्रणाली है वो बहुत बेहतर थी। इसकी वजह से वो 5 दिन में अपनी सूचना इकट्ठी कर देते थे। अश्व डाक जिनको उल्लुक कहा जाता था, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा, कि प्रत्येक 4 मील के ऊपर एक चौकी हुआ करती थी, एक घोड़ा दौड़ करके जाएगा और 4 मील के बाद आराम कर लेगा, अगला चला जाएगा, अगला उससे आगे, इसी तरह से मतलब निर्धारित दूरी के ऊपर उनका। पैदल डाक जिनको दावा कहा जाता था, प्रति मील 3 अवस्थान थे, कि 1 मील के ऊपर 3 अवस्थान थे। संदेश वाहक है, तांबे की घंटियां वाली छड़ हिलाते हुए दौड़ते थे, अश्व डाक से अधिक तीव्र होता था। कहने का मतलब वो इस तरह की मतलब उनकी एक डाक व्यवस्था है, उसके बारे में इब्न बतूता ने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है यहाँ की। बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर मूल रूप से फ्रांसिस था, फ्रांस का रहने वाला था। तो इसने क्या किया, जो भारत की तुलना है वो पूर्व पश्चिम के साथ में तुलना की। इसने जो भारत की तुलना है वो सिद्धि किसके साथ की, भारत की तुलना यूरोप से, और यूरोप में भी किससे की, फ्रांस से की। इसने सिद्धि की तुलना, यहाँ की जो भी व्यवस्था देखी उसको सीधा वहां के साथ में तुलना किया और तुलना के साथ में उन्होंने यह बताने का, साथ में यहाँ की जो व्यवस्था चल रही थी उसको नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया। भूस्वामित्व का प्रश्न उठाया उन्होंने। भूस्वामित्व का मतलब है कि उन्होंने बताया कि मुगल साम्राज्य के अंदर सम्राट है वो सारी भूमि का मालिक है, कि जो सम्राट है उसके जितना भी बड़ा क्षेत्र है उसके पूरा का पूरा भूमि उसी का है, मालिकाना है, काश्तकारों या किसानों का नहीं है। निजी भूस्वामित्व का अभाव बताया उन्होंने बोला किसी की भी अपनी खुद की भूमि नहीं है। कृषि विनाश, किसानों की उत्पीड़न और जीवन स्तर का पतन बताया उन्होंने कृषि को, क्योंकि उन्होंने बोला कि निजी भूस्वामित्व के आधार पर कृषि है वो पतनोन्मुख है। मतलब अगर जिसके पास खुद की चीज नहीं है तो उसके लिए रुचि उतनी नहीं दिखाएगा। साथ में राजस्व व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल थी। राजस्व व्यवस्था जटिल का मतलब क्या है, राजस्व इतना ज्यादा लिया जाता था जिसके कारण क्या होता था कि कोई भी आदमी है वो अपनी मतलब अपना खुद का आजीविका चलाना भर ही मुश्किल से संभव हो पाता था। तो ये चीज उन्होंने क्या बताई कि यहाँ की जो कृषि है वो पतनोन्मुख है। कृषि को पतनोन्मुख बताया कि पतन की तरफ जा रही है। तो यहाँ की जो भारत की जो कृषि व्यवस्था है, कोई भी मुगल दस्तावेज यह नहीं बताता कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी अबुल फजल ने भू राजत्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताते हैं, लगान नहीं उपज पर कर था। तो कहने का मतलब फ्रांसवा बर्नियर ने जो उद्धरण दिया उसका सत्यता प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी जो इतिहासकारों ने हमारे यहाँ पर जो वर्णन दिया है उसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि पूरी भूमि का मालिक राजा है। तो उसने भी बताया कि अबुल फजल ने भूस्वामित्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया, कि जो भूस्वामित्व है, भू राजस्व जो लिया जाता है, जो कर लिया जाता है वो राजत्व का पारिश्रमिक है, और वो इसलिए लिया जाता है कि राजा है वो प्रजा की रक्षा करेगा, उसके बदले में लिया जाता है। तो ये चीज बताने का प्रयत्न किया। तो इसको मतलब बर्नियर के इस कथन को एक प्रकार से मतलब झूठा करने का प्रयत्न किया गया। भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं थे। बर्नियर ने यह बड़ा उदाहरण दिया कि भारत में जो मध्यम वर्ग है, जैसे इसने क्या बताया, उच्च वर्ग है मतलब धनी वर्ग है और निम्न वर्ग है। मतलब निम्न वर्ग मतलब निर्धन, मतलब धनी है और निर्धन है, दो ही तरह के लोग हैं। मध्यम स्थिति नहीं है यहाँ पे।
मध्यम वर्ग नहीं है। तो इन्होंने मध्यम वर्ग नहीं है ये बताया इन्होंने कि यहां पर मध्यम वर्ग नहीं है। बर्नियर के वृत्तांतों ने मॉन्टेक्यू के प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स के एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत को प्रभावित किया। कि बर्नियर ने जो मतलब ये व्यवस्था बताई, उन्होंने क्या बताया कि भारत के अंदर है जो निरंकुशवाद है। इन्होंने क्या बताया कि भारत के जो राजा हैं वो गरीब व दरिद्र लोगों के राजा हैं। इन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया। इन्होंने कहा कि यहाँ के राजा है ना वो गरीब और दरिद्र लोगों के राजा है, और साथ में यहाँ के राजा हैं वो निरंकुश हैं। निरंकुश हैं मतलब मनमर्जी करते हैं, वो प्रजा के साथ में एक सही व्यवहार नहीं करते। तो ये चीज बताने का प्रयत्न किया, जिसको मॉन्टेक्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। निरंकुश मतलब ऐसा शासक जिसके ऊपर तत्कालीन समाज में कोई भी अंकुश ना लगा सके, मतलब मनमर्जी या तानाशाही की व्यवस्था हो। तो इसको प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास इसके अंदर किया है। बर्नियर ने एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, बर्नियर के वृत्तांतों में विरोधाभास स्पष्ट है। एक तरफ तो वो भारत को दरिद्र बताते हैं और दूसरी तरफ वो ये स्वीकार करते हैं कि पूरे विश्व की बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भारत में आता है क्योंकि उत्पादों का निर्यात होता है। एक बर्नियर का कथन है, बर्नियर वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया का सोना, चक्कर काटकर पूरी दुनिया का जो सोना है वो पूरे विश्व का चक्कर काटकर भारत में आकर दफन हो जाता है। भारत में आकर के दफन हो जाता है। वो ये बोलते हैं कि भारत से जो कपड़ा, सूती, मलमल, जरी आदि जो भी कपड़ा है यहाँ का जो विदेशों में जाता है, वो कपड़ा उसके बदले में भारत सोना लेता है और पूरी दुनिया का सोना है वो आकर के भारत में दफन हो जाता है। तो एक तरफ तो वो दरिद्र बताने का प्रयत्न करता है कि भारत है वो दरिद्र है, एक तरफ बोलता है कि पूरी दुनिया का सोना है वो भारत में आ जाता है। तो फिर दरिद्र कहां से हुआ? तो ये विरोधाभासी कथन हुआ। साथ में बताता है कि बंगाल में चावल, मकई, रेशम, कपास, नील उत्पादन मिस्र से भी ज्यादा था। कि तत्कालीन जो मिस्र की सभ्यता है उससे भी, जो मिस्र है उससे भी इन सब के उत्पादन में ज्यादा था। तो फिर कहां से दरिद्र हो गया? तो ये भी उसका विरोधाभासी होता है। राजकीय कारखानों में कसीदाकारी, सुनार, चित्रकार, बढ़ई और रेशम बुनकर हैं वो कुशलतापूर्वक काम करते थे। बर्नियर ये बताने का प्रयत्न करता है कि यहाँ राजकीय जो राजा के कारखाने थे बड़े बड़े, उसके अंदर कसीदाकार, सुनार, चित्रकार, बढ़ई, रेशम बुनकर ये सब कुशलतापूर्वक काम करते थे। तो ये बताने का प्रयत्न करता है 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% है। 15% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, 85% गांवों में निवास करती थी। उसी समय पश्चिमी यूरोप में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक थी। उस समय में जब ये यात्रा वृतांत करते हैं तो उस समय यूरोप में भी इतनी ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि यूरोप के अंदर औद्योगिकरण प्रारंभिक चरण में था, तब भी वहां पर जो जनसंख्या इतनी ज्यादा नगरों में नहीं रहती थी। तो कहने का मतलब इसके जो भी वृतांत हैं वो एक प्रकार से भारत को नीचा दिखाने के लिए और जो फ्रांस को ऊंचा दिखाने के लिए या यूरोप और एशिया के मध्य है वो तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया। महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक, इनके बारे में वृतांत मिलता है। दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता
अल बरूनी का मैंने बताया था जाति व्यवस्था पर विशेष विवरण था, इनका दास व्यवस्था पर। बाजारों के अंदर दास खुलेआम बेचे जाते थे। ये बोलते हैं कि किसी चीजों की तरह ही, किसी वस्तुओं की तरह ही दास है वो खुलेआम बाजार में बिकते थे। जब सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी, सुल्तान अमीरों की नजर रखने के लिए दासियों को, अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। और इब्न बतूता बोलते हैं कि जब वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गए, तब उन्होंने भी कुछ मेवे, कुछ काजू और कुछ दास वगैरह, एक दास, ये सब लेकर के गए थे बाजार से खरीद करके। तो ये वर्णन भी इनका मिलता है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में बताया था। तो बर्नियर का सती प्रथा, बर्नियर ने बताया कि जब वो लाहौर के अंदर एक 12 वर्षीय बच्ची जो विधवा हो गई थी, उसको बलपूर्वक सती होते हुए देखा गया। और यह भी बताया कि कुछ महिलाएं हैं वो तो स्वेच्छा से सती हो जाती थी, लेकिन कुछ को बलपूर्वक, 12 वर्ष की अवस्था मतलब एक छोटी सी बच्ची, और उसको बलपूर्वक, उन्होंने ये वृतांत दिया कि वहां पर लगभग 3-4 महिलाएं, वृद्ध महिलाएं और 3-4 ब्राह्मण जबरन उसको पकड़ करके लकड़ियों के ऊपर उसको बांध करके लेटा दिया और जला दिया, और वो चिल्लाती रही। तो ऐसा वृतांत उन्होंने दिया है। बोला ये वृतांत है, ये मुझे भी अंदर से झकझोर दिया था। तो ये वृतांत है। महिलाओं का श्रम, कृषि उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान बताया उन्होंने बताया कि महिलाएं हैं वो कृषि के कार्यों में भी और व्यापारिक कार्यों में भी, दोनों के अंदर निरंतर अपनी भूमिका निभाती थी। व्यापारिक परिवारों की जो महिलाएं हैं वो व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी और वाणिज्य विवादों को अदालतों तक भी लेके जाती थी। तो ये बताया कि महिलाओं की, अब जब आप समझ सकते हो कि श्रम शक्ति में, उत्पादन दोनों में, व्यापारिक गतिविधियों में, सब में अगर महिलाओं की भागीदारी समान है, तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में एक अच्छी थी। तो ये बताने का प्रयत्न किया उन्होंने। काल रेखा के रूप में 10वीं-11वीं शताब्दी में अल बरूनी, जन्म और मृत्यु उज्बेकिस्तान, भारत आए। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में 1254 से 1325 में मृत्यु, इटली के यात्री, यात्रा किया। 14वीं शताब्दी के अब इब्न बतूता, तो जिसका अपन मोरक्को तेंजियर, जिसको अपन ने पढ़ ही लिया। अब्दुल रजाक समरकंदी, अफसानी निकितन रूस के, आदि। 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर, इनको अपन ने पढ़ ही लिया। तो इस प्रकार यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों, पुरुषों, महिलाओं, जीवन रोचक झांकियां प्रस्तुत करते हैं। तो ये अनेक प्रकार की जो यात्राएं हैं हमने देखी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे अधिक से अधिक। और इसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपका टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। और इसी प्रकार अपना 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण अध्ययन है वो जारी रहेगा, और आप अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।